नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। यूपीएससी मेंटोरशिप 2025 के प्रोग्राम के टेस्ट फर्स्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो पहला टेस्ट हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन है। ये पहला टेस्ट पॉलिटी का है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। उसमें करंट अफेयर के भी सवाल जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट वन है, पहले ही बता दूं मैं आपको, ये एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन है। क्योंकि एक साथ 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है और यूट्यूब पर भी बहुत लंबा वीडियो पड़ जाता है। इसलिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में आपको 50 सवालों के साथ जो है मैं एक्सप्लेन करता हुआ मिलूंगा। उसके बाद पार्ट टू जब आएगा उसमें जो है 51 से लेके जो 100 सवाल हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टेस्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संसदीय लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने वाले एक व्यक्ति एक मत से है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक मत, ये जो अम्बेडकर साहब ने बोला है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया और फिर बाद में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार या मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से परिवर्तित करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर है वो है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था। और इसके बाद क्या कर दिया गया था, पहले इससे हुआ करती थी 21 वर्ष। इससे पहले क्या होता था, उम्र होती थी 21 वर्ष, लेकिन इसको बाद में बदल कर कितना कर दिया गया, इसको बदल करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, अब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी देश के नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को ऐसा कोई आधार नहीं है, जैसे मान लो अनुच्छेद 15 में जिस तरह कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का इनके साथ विभेद ना करते हुए इनको मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326। ठीक है, तो अनुच्छेद 326 के तहत आप जो है मतदान कर सकते हैं 18 वर्ष की उम्र अगर आपकी पूरी हो गई हो। तो ये 61वां संविधान संशोधन इसी के बारे में कहता है। एक बात और बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो 1.5x पर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो स्लो हो गई है या फास्ट हो गई है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है 1.5 पर 1.25 पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने भारत के संविधान की सभा की प्रारूप समिति है उसके सदस्य थे। आपको ये बताना है कि जो प्रारूप समिति है उसके कौन कौन से सदस्य इसमें हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से व्यक्ति जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें देखिए मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी हैं, ये थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। ठीक है, और बी एन राव जो थे ये नहीं थे। ठीक है, तो इनको कट कर दिया जाता है। तो यहां से हमारे पास तीन लोग आ जाते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी आयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी। तो ऐसा विकल्प जो है आपको मिल गया सी। ठीक है, तो केवल तीन लोग इसमें हैं प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपको पता ही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें आपको बताना है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में आपको युग्म पहचान करना है कि क्या युग्म सही है कि नहीं है। ठीक है, आपको युग्म की पहचान कर रही है। तो इसमें देखिए एक तरफ लिखा हुआ है प्लूटोक्रेसी, दूसरी तरफ लिखा हुआ है राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। दूसरा है क्लेप्टोक्रेसी, जहां पर लिखा है अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है टेक्नोक्रेसी, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था। ये राजनीतिक प्रणाली का पार्ट है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। राजनीतिक प्रणाली के अनुसार जो है आप ये समझे कि इसमें कौन कौन से विकल्प जो है आपके सामने खुले हुए हैं। ठीक है, तो आप इसमें समझिएगा, ये जो टेक्नोक्रेसी लिखा हुआ है आप शब्द से ही समझ सकते हैं, टेक्नोक्रेसी। ठीक है, टेक्नोक्रेसी मतलब क्या हुआ, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जो है वो शासन की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। और दूसरा जो ये प्लूटोक्रेसी के बारे में लिखा गया है,
ये प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? धनिक तंत्र, मतलब ऐसा तंत्र, ऐसा व्यवस्था जहां पर अमीर लोगों द्वारा शासन किया जाता हो, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जहां पर अमीर लोग शासन कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में प्लूटार्की भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लूटार्की, या इसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। इसको क्या बोलते हैं? प्लूटोक्रेसी। क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में प्लूटो का मतलब होता है अमीर, ठीक है। ग्रीक में क्या होता है? प्लूटो का मतलब होता है अमीर। तो ये अमीर तंत्र है। तो इस प्रकार यह कथन जो है, या ये जो युग्म है, ये गलत मिला हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। दूसरा है क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। तो क्लेप्टोक्रेसी के सामने आपको पता है अमीर लोगों द्वारा शासन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो अमीर द्वारा लोगों को शासन किया जाता है वो तो प्लूटोक्रेसी में होता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ? इस हिसाब से दूसरा जो है, दूसरा विकल्प जो है गलत हो गया, ठीक है। तीसरी चीज समझिएगा, इसमें जो क्लेप्टोक्रेसी जो बताई गई है, क्लेप्टोक्रेसी में ऐसी व्यवस्था होती है, यहाँ पर ऐसे लोग शासन करते हैं जो अपने निजी लाभ के लिए जो है, एक बार समझ लीजिएगा, ये जो क्लेप्टोक्रेसी होता है, आराम से समझिए, ठीक है। ये क्लेप्टोक्रेसी जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें निजी लाभ के लिए शासन किया जाता हो, ठीक है। निजी लाभ के लिए शासन किया जाता हो, ऐसे लोग जब निजी लाभ के लिए शासन करेंगे तो वो एक प्रकार से अपने आप में भ्रष्ट प्रणाली हो जाती है, ठीक है। जैसे जो भौतिक संसाधन है, जो राज्य के जो संसाधन होते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो स्वयं के लिए करने लगते हैं, ठीक है। उनका इस्तेमाल वो क्यों करते हैं? स्वयं के लिए करने लगते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। तो इसमें केवल तीसरा विकल्प जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या है? टेक्नोक्रेसी, वो बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में, ठीक है, आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सॉफ्ट स्टेट की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सॉफ्ट स्टेट की, तो इसमें पहला लिखा हुआ है सैन्य बल और युद्धास्त्रों का प्रयोग ना होना, ठीक है, या युद्धास्त्रों का ना होना। दूसरा है विधि के शासन का खराब प्रवर्तन। तो इसका मतलब ये होगा कि, इसका मतलब है कि ऐसी ऐसे राज्य में सैन्य बल ना होता है, ठीक है। ऐसे राज्य में सैन्य बल नहीं पाया जाता, या फिर यहाँ पर युद्धास्त्र नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यह गलत बात है। एक्चुअली में यहाँ पर सॉफ्ट स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, ना कि सॉफ्ट पावर के बारे में, ठीक है। सॉरी, सॉफ्ट पावर के बारे में बताया जा रहा है, ना कि सॉफ्ट स्टेट के बारे में। तो सॉफ्ट पावर में ऐसा होता है, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक प्रणाली है जिसमें युद्ध का या हथियारों का प्रयोग ना करते हुए किस तरीके से हम पूरी दुनिया में अपने संबंध स्थापित करते हैं, अपना प्रभाव जमाते हैं दूसरे राज्यों पर, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट पावर। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सॉफ्ट स्टेट। तो सॉफ्ट स्टेट के बारे में आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो है राज्य इतना कमजोर हो जाता है, ठीक है, राज्य इतना कमजोर हो जाता है कि अपने राज्य में अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा हो, ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाए, ठीक है, कोई कार्यवाही नहीं होती है इसमें। मतलब कि राज्य इतना कमजोर हो जाता है, इतना विधि का प्रवर्तन इतना कम हो जाता है वहां पर, विधि का शासन जो होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लोकतंत्र होता है वहां पर विधि का शासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप किसी भी तरीके से वहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं कर सकते। तो अगर आप विधि का शासन नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट स्टेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्टेट। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक लेखक है, उनका नाम है गुन्नार मिर्डल, ठीक है। उनका नाम है गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल साहब ने सबसे पहले अपनी किताब जो है, किताब का नाम था एशियन ड्रामा, ठीक है। उनकी बुक है एशियन ड्रामा। उसी एशियन ड्रामा नामक किताब में इन्होंने सबसे पहले सॉफ्ट स्टेट नामक इस प्रणाली का वर्णन किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने खास करके दक्षिण एशियाई राज्यों के बारे में बात की थी कि दक्षिण एशियाई राज्यों में सॉफ्ट स्टेट वाली व्यवस्था विद्यमान है, जहां पर विधि का शासन या विधि का प्रवर्तन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट स्टेट। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है भारत सरकार अधिनियम 1915, भारत सरकार अधिनियम 1915। अभी तक आपने भारत सरकार अधिनियम 1909 पढ़ा होगा, 1919 पढ़ा होगा, 1935 पढ़ा होगा, लेकिन ये पहली बार आप देख रहे होंगे। तो भारत सरकार अधिनियम 1915 का जो उद्देश्य था, उसका साफ साफ उद्देश्य था ब्रिटिश भारत से संबंधित संसद के जो सभी पूर्व अधिनियम थे, 1915 से बनाए गए सारे पूर्ववर्ती अधिनियमों को एक में कर देना था, समेकित कर देना था। समेकित मतलब सबको मिलाकर एक कर देना, या ऐसे कह दो कि उसके पहले के सारे जो अधिनियम थे उनको क्या कर दिए गए, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन, ठीक है, भारतीय शासन को अपनाने से पूर्व भारत डोमिनियन का प्रशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या योजना के तहत किया जाता था। ठीक है, तो आपको पता ही है कि भारतीय संविधान जो है, आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसके अधिकतर प्रावधान कहां से उठाए गए, उसके अधिकतर प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, ये आपको पता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जो भारत डोमिनियन था, ठीक है, वो क्या था, उससे जो मतलब अपनी जो संविधान की योजना है उससे पहले भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही जो है इसको संचालित किया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इन सब चीजों से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या हो तो उसके बारे में जरूर आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो केवल केंद्र के पास है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जो संशोधन है, ये सच बात है कि इसमें संशोधन करने की शक्ति जो है वो केंद्र के पास ही है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 या फिर आर्टिकल 100 के बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र के पास होती है। संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति केंद्र के पास है, तथा राज्यों की भूमिका केवल सलाहकार की है। देखिए यहाँ पर ये जो शब्द लिख दिया है सलाहकार, तो इससे ये कहा जा रहा है कि जो राज्य है उनकी भूमिका जो है उसको कम आंकने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें संविधान का जो लचीलापन है, वो भारतीय संविधान की अपने आप में एक एकात्मक विशेषता है। ठीक है, और अन्य संघीय व्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है वो कम कठोर है। ठीक है, संविधान के एक बड़े हिस्से को जो है संसद साधारण बहुमत द्वारा ही जो है पारित कर सकती है या संशोधित कर सकती है। ठीक है, आप इसी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया भारत में है। ठीक है, तो साधारण बहुमत द्वारा अधिक से अधिक जो है प्रावधान भारत में संशोधित किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरा कथन है इसके बारे में यह है कि जब संघीय ढांचे में परिवर्तन करना हो, ठीक है, जब कभी भी पार्लियामेंट या संसद को संघीय ढांचे या जिसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें जब भी परिवर्तन करना होगा संसद को, तो उसको आधे से अधिक राज्यों के द्वारा समर्थन हासिल करना होगा। ठीक है, आधे से अधिक राज्यों द्वारा, आधे से अधिक राज्यों द्वारा समर्थन हासिल करना होगा, ये जरूरी बात है। और वहां के जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल जो है, खास करके विधानसभाओं से, राज्य विधानसभाओं से साधारण बहुमत द्वारा वो पारित होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, विधानसभाओं से साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसलिए कथन केवल एक सही माना जाएगा यहाँ पे, और बाकी कोई कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगले सवाल में लिखा गया है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि दादरा और नगर हवेली को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया, अरुणाचल प्रदेश को पूर्णतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया, और नागालैंड राज्य का गठन हुआ। उपर्युक्त घटनाओं को आरंभिक घटना से प्रारंभ करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको समझना होगा
कि 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादरा और नगर हवेली को भारतीय राज्य में जो है सम्मिलित किया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, ये बात नोट करते चलिएगा, दादरा और नगर हवेली को 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को भी 1972 में, ठीक है, केंद्र शासित राज्य बनाया गया। पहले तो ये समझिए कि 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, फिर 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, उसमें आप 3 राज्य जोड़ सकते हैं, एक तो मिजोरम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा गोवा। इनको 1987 में पूर्ण राज्य का या स्टेट का दर्जा दे दिया गया। फिर उसके बाद समझिए 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिला करके नागालैंड राज्य का जो है वो गठन किया गया 1963 में। ठीक है, 1963 में नागालैंड राज्य का गठन कर दिया गया। अब इसी हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, और 1967 में जो है पंजाब राज्य से निकाल करके, देखो पहले पंजाब राज्य अकेला था। ठीक है, पहले पंजाब राज्य क्या था, अकेला था, फिर उसको हरियाणा उसमें से निकाला गया और चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ को बदला गया और ये 1967 में हुआ था। तो आप इसी हिसाब से कालक्रम निर्धारित करके पहला विकल्प सही कर सकते हैं, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी भाषाएं जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो आपको अच्छे से पता है जो 8th शेड्यूल है, 8वां जो शेड्यूल है, उसमें भाषाओं का वर्णन किया गया, कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, तो उसमें जो है मैथिली की बात की गई, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मणिपुरी। अगर हम विकल्प के हिसाब से देखें तो सारे विकल्प सही हैं, चारों की चारों भाषाएं जो है वो भारत के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो 92 संविधान संशोधन द्वारा भारत की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया। तो इसको हम अगर ऐसे ट्रिक के द्वारा याद करें, इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। इसको क्या मानते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास से हम मान लेते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो संथाली भाषा को भी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, हालांकि मणिपुरी इससे पहले ही जोड़ी जा चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आप ये भी समझ लीजिए, इससे कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22, या ऐसा बोल सकते हैं 22 भाषाएं हो गई हमारे 8वीं अनुसूची में। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 को अधिनियमित करके जोड़ा गया। ठीक है, और एक बात और भी समझिएगा कि 1992 में 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 71वां, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको आप कुमाऊं ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, KMN करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान में उपबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें पहला कथन दिया गया है कि DPSP का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं, तो वो तो फंडामेंटल राइट का काम है। ठीक है, तो ये पहला कथन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श DPSP में निहित है। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल ऐसे और दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी या भारत कल्याणकारी राज्य है, ऐसा संविधान के किस भाग में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा सवाल आता है, भारत कल्याणकारी राज्य है, ऐसा संविधान के किस भाग में दिखाई पड़ता है।
तो संविधान का जो चौथा भाग है जिसमें डीपीएसपी है उसी में यह दिखाई पड़ता है, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो हमारे राज्य को कल्याणकारी बनाता है, वेलफेयर स्टेट बनाता है। तो इस हिसाब से देखें तो पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राज्य की गणतांत्रिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये जो गणतांत्रिक प्रकृति है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिपब्लिक नेचर। ठीक है, रिपब्लिक नेचर। ठीक है, तो जो गणतांत्रिक चरित्र है उसके बारे में पहले समझिए। लिखा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के साथ ही भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि भारत गणतांत्रिक राष्ट्र या ऐसे बोले लोकतांत्रिक गणराज्य बना जाकर के 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान डोमिनियन 1956 तक रहा। ठीक है, ब्रिटिश डोमिनियन पाकिस्तान कब तक रहा? 1956। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का पहला कथन जो है वो गलत है। दूसरे कथन की बात करें, गणतंत्र का अर्थ है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। तो जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है एक तो दूसरा अर्थ ये समझिए जो आप समझते आए हैं कि रिपब्लिक का मतलब ऐसा होता है कि जो उस राज्य के या उद्देश्य के जो भी संवैधानिक पद हैं, ठीक है, संवैधानिक पद हैं, या इनको आप बोले कि सार्वजनिक जो पद होते हैं, जो सार्वजनिक पद होते हैं वो सबके लिए रहते हैं या जनता के लिए एक समान होते हैं, जनता के लिए खाली रहते हैं। ये नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति जो है एक बार कोई बन गया फिर आगे उसका पुत्र बनेगा, फिर उससे जो है वंशानुगत प्रणाली चलती रहेगी। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि जो राज्य का मुखिया होगा, राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो अनुवांशिक पद धारक नहीं रहता। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो जनता द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं गणतंत्र। राजतंत्र और गणतंत्र में यही अंतर होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा होता है पहले राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा। ठीक है, आपने एक फिल्म का एक डायलॉग भी सुना होगा कि उसमें कहा जाता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा। तो इसमें दूसरा कथन है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। बिल्कुल सही है, गणतंत्र का यह भी अर्थ होता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। तीसरा है, गणतांत्रिक प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले रहेंगे। ठीक है, तो जो सार्वजनिक पद होते हैं जैसे मान लो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएजी, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जितने भी पद हैं ये सारे पद सभी नागरिक के लिए खुले रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही हो गया, तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक न्याय का विचार निहित है? सामाजिक न्याय का विचार किसमें निहित है? तो आपको ये बताना है कि सामाजिक न्याय कहां कहां पर है। प्रस्तावना में तो है, आपने देखा ही होगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। मूल अधिकार में भी सामाजिक न्याय है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 17। ठीक है, तरह तरह के आर्टिकल्स हैं जो सामाजिक न्याय देते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मूल कर्तव्य नहीं होगा, मूल कर्तव्य भी होगा। आपने देखा होगा मूल कर्तव्य में लिखा है स्त्री का सम्मान करना, स्त्री का सम्मान करना। ठीक है, तो ये भी तो एक प्रकार का सामाजिक न्याय ही हुआ, सोशल जस्टिस ही हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से तीनों कथन सही हो जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये हम उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में बताया जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो अनुच्छेद 14 और 19 के तहत आपको पावर दिया गया है उन अधिकारों को जो है उल्लंघित नहीं किया जा सकता, उनका उल्लंघन नहीं हो सकता। दूसरा, मिनर्वा मिल केस में उच्चतम न्यायालय ने डीपीएसपी और मूल अधिकारों के बीच संतुलन को भारतीय संविधान के मूल ढांचे का अंग घोषित किया। ठीक है, तो इतना समझिए कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है
इसमें कहा गया था कि आप ये नहीं बोलेंगे कि डीपीएसपी बड़ा है कि फंडामेंटल राइट बड़ा है, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या ऐसे समझो कि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। तो एक दूसरे के लिए ये एक प्रकार से समन्वय का काम करते हैं कि दोनों में समन्वय स्थापित करके ही जो है संविधान को ठीक ढंग से चलाया जा सकता है। और रही बात पहले स्टेटमेंट की, तो ये बात सही है कि 14 और 19 के तहत अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके आधार पर आप अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकारों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनका उल्लंघन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 39, ठीक है, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह कहा गया, उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C, ठीक है, 31C जोड़ा गया, ठीक है। उसमें कहा गया कि यह मूलतः अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णित सिद्धांतों को लागू करने वाली किसी भी विधि को इस आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 39 में खास करके दो बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 39 में दो बेसिक बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि संसाधनों का समान वितरण होगा, संसाधनों का समान वितरण, ठीक है। और दूसरा है धन का संकेंद्रण ना होने पाए, धन का संकेंद्रण ना होने पाए, ठीक है। ये कहा गया धन का संकेंद्रण ना होने पाए। तो संसाधनों का, जैसे मान लो जमीन की बात कर लें, जमीन, अब आप देख रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले क्योंकि जमींदारी व्यवस्था रही थी, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी। तो फिर यह सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो भूमि अधिग्रहण करके उसका दोबारा से बंटवारा करे। तो अगर ऐसा काम किया जाएगा तो अनुच्छेद 14 और 19 अपने आप में क्या हो जाएंगे, उनका उल्लंघन होगा, ठीक है। दूसरा, धन का संकेंद्रण न होने पाए। आप देखते हैं कि संपत्ति इस तरीके से बढ़ती जाती है कि एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है और समाज के अन्य वर्ग जो है वो पिछड़े रह जाते हैं। तो ये सारे कल्याणकारी राज्य के काम है कि उनको सही ढंग से लागू करे, और यह लागू करते हुए अगर अनुच्छेद 14 और 19 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हालांकि सरकार ने क्या प्रयास किया, सरकार ने प्रयास किया कि इनको अनुच्छेद 39 के जो ये दो प्रावधान है इनसे आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब और सारे प्रावधानों पर भी यह कानून लागू हो। लेकिन 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ये इन्हीं दो बातों के लिए आपका ये कानून मान्य होगा, अदरवाइज नहीं मान्य होगा, ठीक है। इसको समझिए बेसिक तौर पे क्या कहना चाह रहा है। इसमें ऐसा कहा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C के दायरे का विस्तार कर दिया गया और इसमें सभी डीपीएसपी को शामिल कर लिया गया है। मैंने तो आपको बस इतना बताया था कि यह अनुच्छेद 39 के कुछ प्रावधानों पर लागू होता है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको पूरे डीपीएसपी पर लागू कर दिया गया। लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल केस में इसको रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि जो 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है वो सिर्फ अनुच्छेद 39 के तहत ही सही माना जाएगा, अदरवाइज अगर उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी सरकार तो उसको अवैध या विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किन प्रावधानों में संशोधन के लिए आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे संशोधन है जिनको करने के लिए हमें कम से कम आधे राज्यों से जो है सहमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, तो सीधी बात है ये संघीय व्यवस्था का हिस्सा है, ठीक है, संघीय व्यवस्था का हिस्सा है। तो अगर इसमें संशोधन करना होगा तो हमें आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, 7वीं अनुसूची से अगर संबद्ध कोई विषय होगा तो उसमें भी संशोधन करने के लिए हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तीसरा है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, मतलब सीधा सीधा अनुच्छेद 368 में ही अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो क्या हमको राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी, आधे राज्यों से, तो बिल्कुल लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर इसमें किसी प्रकार का हमको परिवर्तन करना हो या संसद को परिवर्तन करना हो तो वो विशेष बहुमत के द्वारा इसमें परिवर्तन कर सकती है, उसको आधे राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इस हिसाब से इसका विकल्प तीसरा विकल्प 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उद्देशिका भारतीय संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है जो संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग का मार्गदर्शन करती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनइनसेपरेबल पार्ट है, अभिन्न भाग है। बिल्कुल सही है। ये जब सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक व्याख्या करती है तो उनके व्याख्या करने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का जब एक्सप्लेनेशन करना हो तो उसके लिए प्रस्तावना का कभी कभी जो है इस्तेमाल होता है, उससे देखा जाता है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, तो उसमें वो सब दिखाई पड़ता है जो पूरे संविधान में दिया गया है। तो इस हिसाब से पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, उद्देशिका भारतीय विधायिका की शक्तियों और इन शक्तियों पर आरोपित प्रतिबंधों का स्रोत है। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि विधायिका की शक्ति हो या फिर उन पर आरोपित करने वाले प्रतिबंध हो, ऐसे किसी भी प्रकार का स्रोत जो है प्रस्तावना नहीं करती, ऐसे किसी भी स्रोत का काम नहीं करती। इस हिसाब से कथन 2 गलत हो जाएगा। तो कथन पहला सही हो जाएगा और कथन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन से लोक व्यवस्था को मूल अधिकारों पर एक प्रतिबंध के रूप में उल्लिखित करते हैं? मतलब इसमें बोल रहा है कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, इनके आधार पर कौन कौन से मूल अधिकारों में प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसमें आपको दिया गया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसमें अगर आप बात समझने का प्रयास करें तो अनुच्छेद 19 जो है उसमें लोक व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, उसमें लोक व्यवस्था के आधार पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आबाद संचरण का अधिकार, ठीक है, आबाद संचरण का जो अधिकार है उसमें आपको लोक व्यवस्था के आधार पर आपके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 और 26 दोनों। ठीक है, इसमें धर्म का आचरण करने की बात कही गई है, धर्म का आचरण। ठीक है, और इसमें धार्मिक संस्थानों या प्रबंधन का अधिकार किया गया है। ठीक है, प्रबंधन, मैनेजमेंट। तो आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 दोनों लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, या आपकी इस स्वतंत्रता, इस अधिकार को इस आधार पर रोका जा सकता है, यह लोक व्यवस्था का उल्लंघन कर सकती है, या आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। तो ये सारे जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से 19, 25 और 26 ऑप्शन सही होगा। इस आधार पे आपका 1, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लोक व्यवस्था उन 3 आधारों में से एक होती है जिस राज्य पर अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म की स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। लोक व्यवस्था 19 के तहत उपस्थित जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तथा अन्य मूल अधिकारों को भी प्रतिबंधित कर सकती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आर्टिकल 19 ही देख लिया जाए तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, शांतिपूर्वक एवं निरायुष सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो हैं ये निरपेक्ष या असीमित नहीं होते हैं। ठीक है, इन पर कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। अब अगर स्पेशल अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में उल्लिखित किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर संविधान अनुच्छेद 21 की बात करें तो उस पर लोक व्यवस्था को एक प्रतिबंध के रूप में आरोपित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप काट दीजिए। ठीक है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ए, 1, 3 और 4। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करिए। और इसमें आपको बताना है, ध्यान से सवाल पढ़िएगा, इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त वर्णित डीपीएसपी में से कितने समाजवादी सिद्धांतों के प्रतिबिंब हैं। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा इसमें से कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जो समाजवादी प्रकार के हैं। ठीक है, तो इसमें केवल एक की बात की गई है। ठीक है, पहला विकल्प क्या है? केवल एक। ठीक है, तो इसमें समझिएगा, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये जो विकल्प है यही इसमें सही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं संविधान में, अच्छा एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा कि संविधान में निदेशक तत्व जो होते हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं
कि डीपीएसपी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो इसमें बात की गई समाजवादी सिद्धांत, ठीक है, इसमें समाजवादी सिद्धांत की बात की गई है। फिर गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं उदार बौद्धिक, पोस्ट लिबरल, ठीक है, उदार बौद्धिक, ठीक है। इनको हम 3 प्रकार से डिवाइड करके या 3 प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ते तो हैं, परंतु ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ठीक है। तो संविधान में निदेशक तत्वों का किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है, हालांकि इनका जो विषय वस्तु है इसके आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है। तो अब समाजवादी सिद्धांत के अनुरूप आप समझ लीजिए कि समाजवादी जो सिद्धांत है उनमें कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं, ठीक है। समाजवादी सिद्धांत के तहत कौन से आर्टिकल सम्मिलित हैं, ठीक है। तो उसमें आप समझ लीजिए जो आर्टिकल है उसमें पहला आर्टिकल हो गया आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, ठीक है। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आय, परिस्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ठीक है। आय, परिस्थिति, सुविधा, ठीक है, आय, परिस्थिति, सुविधा आदि में अवसरों में असमानता को कम करना, ठीक है, असमानता को कम करना, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। अब आर्टिकल 39 जो है उसमें कुछ बातें कही गई है। आर्टिकल 39 इसमें पहली बात तो बताई गई है कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। दूसरी बात की गई है, देखिए पहली बात की गई आजीविका के साधन, ठीक है, आजीविका के साधन। तो एक बार आप समझ लीजिए कि कौन कौन से जो है समाजवादी सिद्धांत हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 38 है जिसमें आय, परिस्थिति, सुविधा के अवसरों में असमानताओं को कम करना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 में बात की गई है आजीविका के जो पर्याप्त साधन होने चाहिए। उसके बाद है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, फिर धन का जो संकेंद्रण है उसको रोकने की बात की गई है, ठीक है, और बहुत सारे 2-3 और हैं। फिर आर्टिकल 39A में आ जाता है, ठीक है, 39A में आ जाता है विधिक सहायता, ठीक है। तो इसी के आधार पर NALS जिसको हम नालसा बोलते हैं, ठीक है, इनका गठन किया गया है। फिर है उसके बाद आगे समझ लीजिए, उसके बाद आर्टिकल 41 है, ठीक है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 42 है, 43A है, 47 है। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री को निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। देखिए बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मैं बोलूं तो ये बिल्कुल अपोजिट है। जैसी व्यवस्था ब्रिटेन में होनी चाहिए वैसी व्यवस्था ये भारत के बारे में बता रहा है, ठीक है। ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बनता है वो निचले सदन का ही सदस्य हो सकता है, ठीक है। भारत में तो किसी भी सदन का सदस्य बन सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर मनमोहन सिंह की बात कर लें, मनमोहन सिंह हो गए, ठीक है, इंदिरा गांधी हो गई, ये सब जो थे, इंदिरा गांधी, ये सब थे, ये सब राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। कहाँ के सदस्य थे? तो इससे खुद पता चल रहा है कि ऊपरी सदन के सदस्य थे। तो भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है ब्रिटेन में संसद के सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जाता है, जबकि भारत में संसद का सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत में तो संसद का सदस्य होना पड़ेगा, नहीं। आप मंत्री बन सकते हैं 6 माह के लिए, 6 माह के बाद आपको सदस्य बनना पड़ेगा किसी भी सदन का, ठीक है। तो 6 माह के लिए आप बिना सदन के सदस्य हुए भी मंत्री बन सकते हैं। तो दूसरा कथन जो है सही हो गया, ठीक है। ब्रिटेन और भारत में दोनों में ही मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था सिर्फ ब्रिटेन में है। तो तीसरा कथन भी जो है गलत हो गया, केवल दूसरा कथन सही है। तो इसमें सवाल का उत्तर है केवल एक,
मतलब कि कितने सही पूछ रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कितने सही, तो केवल एक कथन सही है, ठीक है, और वो है दूसरा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, ठीक है। इसमें एक तरफ लिखा है तानाशाही, पूर्ण राजशाही और अधिनायकवाद, और दूसरी तरफ देखिए तानाशाही के बारे में क्या लिखा है, सरकार का वह स्वरूप जहां एक निरंकुश व्यक्ति सत्ता का पूर्णतया उपभोग करता है, ठीक है। तानाशाही में लिखा गया है सरकार का वह स्वरूप जहां पर व्यक्ति उपभोग करता है, कितना, निरंकुश सत्ता का पूर्णतया उपभोग करता है, मतलब एकदम से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण से बाहर होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं तानाशाही, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, तानाशाही, ठीक है। इसमें सरकार का ऐसा स्वरूप होता है जहां एक निरंकुशतावादी अथवा स्वेच्छाचारी शासक पूरी तरह से सत्ता का उपभोग करता है। अब बात करते हैं पूर्ण राजशाही का, ठीक है। पूर्ण राजशाही को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट मोनार्की, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। अब समझ लेते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की में जो है, जो राजा होता है, राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। राजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई विधिक नियंत्रण नहीं होता है, और कोई भी उस राज्य में उसका विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। राजा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। आप देखते होंगे पुराने जमाने में ऐसे ही राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये कथन जो है वो गलत है, मतलब मिलान सही नहीं हुआ है। तीसरा है अधिनायकवाद, एक कुलीन समूह द्वारा संचालित रूढ़िवादी सरकार। तो जो अधिनायकवाद होता है वो रूढ़िवादी सरकार तो होती नहीं है, ये राज्य नागरिकों के व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो अधिनायकवाद भी गलत मिला हुआ है, इसलिए केवल एक सही होगा। तो उपर्युक्त युग्मों में से केवल एक सही है, ए सही है, पहला सही है और बाकी दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, ठीक है। चलिए अब 20वें सवाल पर बढ़ते हैं। 20वां सवाल क्या बोल रहा है कि उपर्युक्त सॉरी लोकतंत्र के साधन एक तरफ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी परिभाषा दी गई है। तो आपको बताना है पहल क्या होती है। इसमें लिखा है किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों को अधिकार, जबकि होना यह चाहिए पहल का मतलब विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का जो अधिकार होता है। मतलब विधायी प्रस्ताव जो होता है, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, उस प्रस्ताव को लोगों को स्वीकार, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो अधिकार होता है उसी को हम बोलते हैं पहल। क्या बोलते हैं, पहल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कथन जो है गलत हो गया। दूसरा है वापस बुलाना या रिकॉल, लोगों का अपने प्रतिनिधि को याचिका के माध्यम से वापस बुलाने का अधिकार, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए दूसरा विकल्प, दूसरा कथन जो है, या दूसरा जो वापस बुलाना और उसके सामने जो परिभाषा दी गई है बिल्कुल सही है। तीसरा है प्लेबिसाइड, ठीक है, क्या है, प्लेबिसाइड, इसमें किसी विशेष राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करने का लोगों का अधिकार है, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, विधि निर्माण हेतु लोगों के विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार। इस तरीके से यह भी गलत सुमेलित है। और चौथा है रेफरेंडम, और रेफरेंडम का मतलब होता है विधानमंडल द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार। इससे लोगों को सरकारी विधि पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। इसलिए जो युग्म चौथा है वो सही है, क्योंकि इसमें भी वही बात लिखी गई है, विधानमंडल द्वारा पारित विधायी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का लोगों का अधिकार। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ दो ही सही सुमेलित है, एक तो पहला है, ठीक है, और दूसरा क्या है, चौथा, ठीक है। नहीं, सॉरी गलत हो गया, पहला गलत है, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए केवल दो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल दो का मतलब इसमें से कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल दो ही तो सुमेलित है, एक तो दूसरा है और दूसरा चौथा है, तो केवल दो ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सवाल के इस किस्म के सवालों को भी समझने का आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 दिसंबर 2005 को भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति जिसकी माता उसके जन्म के समय भारत की नागरिक थी, को वंश के आधार पर भारतीय नागरिक माना जाएगा। दूसरा है भारत में 1 जुलाई 1987 या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसमें जो दूसरा कथन है, ठीक है, दूसरा कथन जो है सही है,
इसको समझने का प्रयास करिएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसके बारे में थोड़ा समझिए, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कि भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति को केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। मतलब अगर 1 जुलाई, ठीक है, 1987 को या उसके बाद कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो तो वो नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है, वो वंश के आधार पर नागरिक नहीं बन सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट में जाकर, जहां पर भारतीय दूतावास हो, वहां कांसुलेट में जाकर अगर उसका पंजीकरण ना कराया जाए तो वो भारत का वंश के आधार पर नागरिक नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा स्टेटमेंट। ठीक है, कि 3 दिसंबर 2005, ठीक है, भारत के बाहर जन्मा हुआ कोई व्यक्ति जिसकी माता या उसके जन्म समय भारत की नागरिक थी, वंश के आधार पर भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, वो दूसरी बात हो गई। और दूसरा हो गया, वंश के आधार पर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि वंश के आधार पर नहीं बन सकते आप अगर आपका 1 वर्ष के भीतर जो है पंजीकरण ना हुआ हो। ठीक है। दूसरा, भारत में 1 जुलाई 1987 को उसके बाद जन्म व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। तो बिल्कुल सही है, तो कथन 2 जो है सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हम नालसा के नाम से जानते हैं, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा नहीं पारित किया गया था, बल्कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है, विधिक, इसका गठन कैसे हुआ है? विधिक सेवाएं, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसके तहत इसका गठन हुआ है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से नालसा के गठन और उसकी कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी प्रेरक है। बिल्कुल सही है, मैंने इससे पहले बताया भी आपको। आर्टिकल 39A जो है विधिक सहायता प्रदान करता है, निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य को ऐसा निर्देशित करता है कि जो भी गरीब वर्ग हैं आप उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करिए जिससे कि उनको सही ढंग से न्याय मिल सके। इसलिए दूसरा कथन भी सही है, पहला कथन गलत था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के भाग के शिक्षा के अधिकार की अवधारणा से संबंधित है? तो मूल अधिकार जो है आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 21A। राज्य के नीति निर्देशक तो आर्टिकल 45। और मौलिक कर्तव्य में जो अभिभावकों को कहा गया है कि आप अपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करिए, तो वो भी उसके संबंध में सही हो गया। इसलिए तीनों का तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर हम केंद्र में की बात करेंगे तो पार्लियामेंट है, ठीक है, केंद्र में क्या है? पार्लियामेंट या संसद है। और स्टेट में बात करेंगे तो वहां पर विधानसभाएं हैं, विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वेस्टमिंस्टर जो है ये ब्रिटेन में एक जगह है जहां पर उसकी संसद स्थित है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल। वो संसदीय प्रणाली का ही एक स्वरूप है। तीसरा विकल्प है द्विसदनीय विधायिका, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। द्विसदनीय का मतलब समझ रहे हैं? 2 सदन वाली विधायिका, जैसे राज्यसभा हो गया और लोकसभा, तो ये 2 सदन हो गए। तो द्विसदनीय विधायिका जो है यह संसदीय शासन प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, यह संसदीय शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता नहीं है, बल्कि यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल का ये अनिवार्य विशेषता है। तो इस हिसाब से इसको आप गलत बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है सही है, दूसरा सही है,
तीसरा गलत है। इसमें आप कौन से, अच्छा इसमें दिया हुआ है कौन से सही है, तो अगर कौन से सही है तब तो ये आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। एक्चुअली में अगर इसमें लिखा होता कौन से सही नहीं है, कौन से सही नहीं है, तब आपका केवल 3 हो जाता। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से जो है समझ लीजिए, 24 का यही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अभी तक आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के जरिए आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की मूलभूत विशेषताएं हैं? ठीक है, राज्य की कौन सी मूलभूत विशेषताएं हैं? ठीक है, तो राज्य की जो मूलभूत विशेषताएं उनके संबंध में समझ लीजिए। देखिए, 4 बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व होते हैं राज्य के, उसको समझिए। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, जनसंख्या हुआ, निश्चित भूभाग हुआ, सरकार और संप्रभुता। ये बहुत जरूरी 4 अनिवार्य तत्व है राज्य के। अब इसमें देखिए कौन कौन से उपलब्ध हैं। पहला, स्पष्ट रूप से निर्धारित क्षेत्र, बिल्कुल सही। समरूप सांस्कृतिक मान्यताएं, ये गलत है, ये अनिवार्य तत्व नहीं है। संप्रभुता अनिवार्य तत्व है। सरकार का एक रूप, ये भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो 1, 3 और 4, तो केवल 1, 3 और 4 सही हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका सही मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से कृषि और भूमि सुधार से संबंधित था? ठीक है, और उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची ऐड करी गई थी। और इसके ऐड करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाए, जिसको हम न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो इनको इनसे बचाने के लिए 9वीं अनुसूची में डाला गया था, जो कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये समझिए कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है। जब कोई कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा और उस पर जब कार्यपालिका उसको लागू करती है या उसको एक्टिवेट करती है, तो वो एक्टिवेट करने में कहीं ऐसा तो नहीं संविधान का उल्लंघन कर रही है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। इस आधार पर न्यायपालिका के पास ये पावर होती है कि उसकी जांच कर सके, पुनर्परीक्षा कर सके, पुनर्जांच, उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर जांच करने के बाद ये पाया गया कि जो भी कानून बना है वो न्यायिक रूप से या ऐसे बोले कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। असममित संघवाद की अवधारणा को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन सी विशेषता असममित संघवाद की अवधारणा को उजागर करती है? ठीक है, अब आप इसको समझिएगा। इसमें जो डी ऑप्शन दिया है, संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, तो ये सिमेट्रिकल नहीं जान पड़ रहा है, इसमें सभी राज्यों के लिए बराबर नहीं है। ठीक है, और जब बराबर नहीं है तो उसी को तो हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं असममित, मतलब समान रूप से सबके लिए काम नहीं किया गया है। तो संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, इसी को हम असममित संघवाद का हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, जैसे विशेष रूप से असम हो गया। ठीक है, असम, नागालैंड, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, ऐसे कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रावधान को हम असममित व्यवस्था जो है मानते हैं। ठीक है, तो ये असममित व्यवस्था हो गया। अगला सवाल है, चार्टर अधिनियम 1813 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, यहां ध्यान से रखिएगा, कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप हमेशा यहाँ पर जरूर ऐसे गोला कर लिया करिए कि यहाँ पर सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते नहीं है और परिणाम स्वरूप हम नुकसान करके चले आते हैं और बाद में हमको पता चलता है कि ये सवाल तो हमको सही कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने सवाल पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें बताया गया, पहला ऑप्शन दिया गया है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। ठीक है,
दूसरा है, इसने लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। तीसरा, इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार प्रदान किया। इसने भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के निवासियों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार का प्रावधान किया। तो सबसे पहले तो 1813 जो है, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसको एक बार समझिएगा। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में थोड़ा समझिए, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करिए। तो भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन चाय और जैसे चाय और चीनी का जो व्यापार था, चाय और चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चाय और चीन के साथ व्यापार, इसको बनाए रखा गया, ठीक है, इसको बनाए रखा गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम है उसमें सभी जितने भी नागरिक थे ब्रिटिश, तो उनके लिए तो खोल ही दिया गया कि आप जाकर भारत में जाइए, पूरा व्यापार करिए। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह कह दिया गया कि अब सभी नागरिक जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। परंतु एक क्षेत्र ऐसा था, चाय और चीन के साथ व्यापार का जो क्षेत्र था, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जो है एक प्रकार से उनका वर्चस्व बनाए रखा गया, ठीक है। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज की संप्रभुता का दावा किया। इसने लोगों को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का भी अधिकार प्रदान किया, ठीक है। तो आप ये समझिएगा, यहां पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ध्यान रखिएगा, यहां पर स्टेटमेंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके, ठीक है। यहाँ चाय और चीनी के साथ व्यापार, यही यहाँ पर गलत लिख दिया है। अगर ये लिखा होता कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तब ये कथन सही होता, लेकिन अभी फिलहाल ये गलत हो गया है। और जब ये कथन गलत है तो ये सही उत्तर हो गया इसका, ठीक है, और बाकी सारी चीजें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रयास सुर्खियों में रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब होता है कि जब भी चुनाव हो पूरे देश में एक साथ हो। ऐसा होता है कि कई बार लोकसभा के चुनाव बहुत अलग समय पर होते हैं, ठीक है, लोकसभा के चुनाव अलग समय पर हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों के अलग समय पर हो रहे हैं। इसमें एक प्रकार से एक रूपता भी नहीं बन पा रही है और बहुत सारा वित्त खर्च होता है, बहुत सारी अनियमितताएं रहती हैं। तो अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब एक साथ ही करें तो उससे हमें बहुत फायदा होगा, जैसे कि एक रूपता बनी रहेगी और वित्तीय खर्च बहुत कम होगा, ठीक है, संसाधनों का कम यूज होगा। तो इस हिसाब से ये सारे राज्यों में ऐसा ही किया गया था, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सभी में यही प्रणाली फॉलो की गई, तो इसलिए डी उत्तर सही हो गया, ठीक है। अगला है समलैंगिक विवाह पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल संसद ही समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। संविधान ने अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद और राज्य दोनों को ही विवाह संबंधी नियम बनाने का मतलब कानून बनाने का शक्ति दिया हुआ है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। हालांकि इसमें उत्तर गलत लिखा हुआ है, आप में इसमें होगा डी, ना तो एक और ना ही दो, लेकिन यहाँ पर एक, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इस पे केवल एक लिख दिया है, गलत है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 और 246 जो है, 245 एंड 246, उसके तहत आप समझिए कि जो विवाह के संबंध में जो अधिकार कानून है वो केंद्र भी बना सकती है और वो राज्य भी बना सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि एक प्रकार से ऐसे मान लें कि ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय ने माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक असीमित अधिकार है। देखिए, अधिकार कभी असीमित नहीं होते हैं, भारत के संदर्भ में तो कभी नहीं होगा ये। असीमित मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, एब्सोल्यूट है, बिल्कुल गलत है ये, असीमित अधिकार नहीं होता है, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं है कि लोग इसको अपना मूल अधिकार बता दें,
कि हाँ मूल अधिकार के रूप में ये करते हैं कि हमारा विवाह करना मनपसंद व्यक्ति से मूल अधिकार है। ये अलग चीज है, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, लेकिन मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है इसके लिए, क्योंकि अभी भारत की जो परिस्थितियां हैं वहां पर इस प्रकार के विवाह की मान्यता नहीं है। ठीक है, जब तक भारतीय समाज इसको स्वीकार नहीं कर लेता है कि हाँ इस प्रकार के समलैंगिक विवाह किए जा सकते हैं, तब तक संविधान भी इस तरीके की मान्यता नहीं रख पाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जो अधिकार होते हैं वो सबसे पहले समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, तब जाके वो मूल अधिकार बनते हैं। सबसे पहले वो समाज द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, अगर समाज ही उसको स्वीकार नहीं करेगा तो वो मूल अधिकार कभी नहीं बन सकता। इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, उपचारात्मक याचिका की अगर बात की जाए, इसमें पहला विकल्प दिया है कि इसमें अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज होने के लिए दायर किया जाता है, मतलब उसके बाद दायर करते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है, उपचारात्मक याचिका की सुनवाई एक अलग पीठ द्वारा की जाती है, जिसमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाता है जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने वाला निर्णय दिया हो। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि उपचारात्मक याचिका को अंतिम दोष सिद्ध के विरुद्ध समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद दायर किया जा सकता है, इसलिए कथन सही माना जाएगा। कथन एक जो है उसको हम सही मानेंगे। ठीक है, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 137 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को कहीं ना कहीं समर्थन देता है। ठीक है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित कानूनों और नियमों के मामले में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 137 में ही आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 137 में ऐसा बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उसको लगता है कि उस निर्णय में कोई खामी है या उसको बदला जाना चाहिए, तो उसको बदल सकती है वो, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। ठीक है, दूसरा है कथन दो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? उपचारात्मक याचिका को एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी, जिसमें इसे स्वीकार करने के लिए बहुत सारे आधार बताए जाने चाहिए, और इसे सबसे पहले 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ और उससे संबंधित निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीशों को भेजा जाना चाहिए। उससे संबंधित मतलब कि जिन्होंने पहले निर्णय दिया हुआ है उनके पास पहले यह जाएगा। तो इस हिसाब से इस कथन को हम गलत मान लेंगे, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें उन जजों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने याचिका को प्रभावित करने वाला निर्णय दिया, और बल्कि सच बात यह है कि पहले उन्हीं जजों के पास भेजा जाता है। पहले 3 वरिष्ठ जजों के पास भेजा जाएगा, 3 सीनियर जज जस्टिस, उसके बाद उन जजों के पास भेजा जाता है जिन्होंने इससे संबंध में पहले निर्णय दिया हुआ है। तो दूसरा कथन गलत हो गया और पहला कथन सही हो गया। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम पर विचार करिए, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से संशोधनों के माध्यम से उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो अभी तक उद्देशिका में जो संशोधन हुआ है उसमें केवल एक ही हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आरक्षण का दावा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यह पदोन्नति मामले में, आरक्षण के मामले में परिणामी वरिष्ठता की अनुमति देता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए, ये जो आरक्षण की व्यवस्था है यह किसी प्रकार का अधिकार नहीं दे रही है। ठीक है, किसी प्रकार का अधिकार नहीं दे रही, संवैधानिक अधिकार नहीं दे रही। ये राज्यों की विवेकीय शक्ति होती है, ये राज्यों की विवेकीय शक्ति है कि उनको लगेगा कि हाँ इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो फिर आप आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। खास करके अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, पदोन्नति में आरक्षण, जैसे मान लो, इसको कैसे समझेंगे, परिणामी वरिष्ठता क्या होती है। जैसे मान लो 2 लोग थे, ए और बी। ठीक, बी जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ए एससी कैटेगरी से। दोनों ही लोग साथ में जॉब, या दोनों साथ में ही सिविल सर्विस में शामिल हुए, लेकिन रिजर्वेशन के कारण जो ए है उसको सीनियर बना दिया गया। ठीक है, ए साहब जो है इनको सीनियर बना दिया गया, और बी अभी अपने उसी पोजीशन पर है। ठीक है, बी अभी अपने उसी पोजीशन पर है। तो इसमें यह बताया गया परिणामी वरिष्ठता में कि भले ही इनको रिजर्वेशन के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, भले ही ए साहब को रिजर्वेशन के द्वारा सीनियर बनाया गया, लेकिन फिर भी ये सीनियर ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं है
कि जो बिना प्रमोशन के, बिना रिजर्वेशन के प्रमोट जो हुआ है वो इनसे सीनियर हो जाएगा, नहीं, ये सीनियर रहेंगे। अब जैसे मान लो ये बाद में प्रमोट होकर के इनके बराबर आ जाते हैं, बाद में इनका प्रमोशन हो जाता है और इनके बराबर आ जाते हैं, तो सीनियर यही माने जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को हम बोलते हैं परिणामी वरिष्ठता। इसको क्या बोलते हैं? परिणामी वरिष्ठता। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। परिणामी वरिष्ठता का जो सिद्धांत है, और ये बिल्कुल सही है, पदोन्नति में आरक्षण के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4)A में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 16(4)A में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 34 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें संवैधानिक संरक्षण किसको प्राप्त है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला तो दिया है मौन रहने का अधिकार। बिल्कुल सही है, मौन रहने का अधिकार है आपको। राइट टू साइलेंस। सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार। एक बात ध्यान रखिएगा, सहकारी समिति बनाने का अधिकार तो है, लेकिन उसका जो सदस्य बनने का अधिकार है, ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, या कोई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है। ये कानून या जो अलग से विधायी प्रक्रियाओं के द्वारा अलग से कानून बनाने के बाद जो है आप सहकारी समिति का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त करते हैं। संविधान इस प्रकार का कोई संरक्षण नहीं देता है। तीसरा है शिक्षा संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार। बिल्कुल सही है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का अधिकार भी सही है। हड़ताल का अधिकार भी नहीं है। हड़ताल, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 19(1) जो है उसमें हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया आपको। जैसे बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हड़ताल करने का अधिकार है, नहीं, हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। और सहकारी समिति के सदस्य बनने का अधिकार अलग से कानून बनाकर आप उसके सदस्य बन सकते हैं। अलग से कानून विधायिका बनाएगी, तब जाके आप उसके अधिकारी बनेंगे। अदरवाइज आप संवैधानिक रूप से जो है कोई संविधान संरक्षण आपको अनुच्छेद 19 के तहत नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको, एक चीज और समझ लीजिएगा, शिक्षा संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन करने का जो अधिकार है, ठीक है, वो भी है। तो 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3, 4, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 35वां सवाल, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से संशोधन है जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ राज्य क्षेत्रों को देने या स्थानांतरित करने से संबंधित है। ठीक है, सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से ऐसे संशोधन हुए हैं जो भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ स्थानांतरण किया हुआ है। ठीक है, स्थानांतरण खास करके आप ध्यान रखिएगा, ये दो ही देश ऐसे हैं, एक तो बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश के साथ था, ये आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है ये भी समझ लीजिए, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा होता है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है, राज्य को छोटा कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य का नाम बदल सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 राज्यों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हैदराबाद था, आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। ठीक है, यह आर्टिकल 3 के तहत होता है। ठीक है, तो इसमें समझिएगा, इसमें आपने एक चीज समझ ली, आर्टिकल 100 संविधान संशोधन। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत हमने बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों का जो है हस्तांतरण किया। ठीक है, तो एक बात और समझिएगा, एक और संशोधन हुआ था, ये संशोधन हुआ था 9वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1960 में एक और संशोधन हुआ, 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ। इसमें क्या हुआ, हमने जो है कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित किया, इसलिए 2 कथन इसमें सही हो गया, एक दूसरा सही हो गया और दूसरा तीसरा सही हो गया। तो 2 और 3 सही हो गए। तब पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से सही हैं, तो केवल 2 सही हैं, एक तो दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए विधेयक की संस्तुति से पूर्व
राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए इसे संदर्भित करना होता है। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के मत मानने के लिए बाध्य होता है। तो ये तो जहां ऐसी कोई बात आ जाए उसको तुरंत आप काट दीजिए। राष्ट्रपति कदापि बाध्य नहीं हो सकता राज्य के जो मत को है उसको स्वीकार करने के लिए। ठीक है, तो 36 सवाल जो है उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर ये होगा कि वो बाध्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा। तो मत मानने के लिए बाध्य नहीं है, इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। और विधेयक की संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के विधानमंडल को निश्चित समय सीमा के भीतर अपना व्यक्त करने के लिए इसे संदर्भित करना होगा। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन एक सही हो गया, कथन दूसरा गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको और आपको बताना है कि इसमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। रणधीर बनाम भारत संघ 1982 इसमें कहा गया है सभी कर्मियों को निर्वाह मजदूरी दी जाए ताकि उनका शिष्ट जीवन स्तर हो। दूसरा है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से राज्य सरकारों की मनमानी। ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा है बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी गलत है। देखिए ये जो तीसरा है ये पहले से कनेक्टेड है। रणधीर बनाम भारत संघ 1982 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना पड़ेगा। और ये जो बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ है उसका सभी कर्मियों को निर्वाह मजदूरी दी जाए ताकि उनका शिष्ट जीवन स्तर हो। ठीक है, तो इस हिसाब से केवल एक युग्म ही इसमें सही माना जाएगा और वो है दूसरा, एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से निम्नलिखित भारत के संविधान में शामिल किए जाने के कालानुक्रम में उनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है सबसे पहले इसमें कौन शामिल किया गया, उसके बाद कौन शामिल किया गया। ठीक है, तो इसमें समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जो है सबसे पहले जो शामिल किया गया था वो था पहला, ठीक है, उद्योग और अन्य उपक्रमों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसको आप आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। फिर चौथा है आय में असमानताओं को कम करना और प्रतिष्ठाओं में असमानताओं को समाप्त करने नीचे ठीक है समाप्त करना, यहाँ तक कहा गया है। इसको 44th में शामिल किया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद दूसरा जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ये तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ 2002 में। ठीक है, और उसके बाद जो सहकारी सोसाइटी या सहकारी समिति की बात की गई वो तो 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। ठीक है, 97। तो इस हिसाब से 1 4 2 3 सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। इसके तहत बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रशासन को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है, दूसरा सही, पहला गलत है। पहले का जस्ट अपोजिट हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर में कर दिया गया। ठीक है, 1773 आपको याद होगा। 1773 में क्या गया, बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर अब से क्या होगा, 73 के बाद से बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल माना गया। ठीक है, और मद्रास और बंबई को बंगाल के अंडर में कर दिया गया। ठीक है, मद्रास और बंबई को बंगाल के अंडर में कर दिया गया। तो इस हिसाब से पहला कथन गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही हो गया। ठीक है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। 40वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की मूल विशेषताएं हैं। तो विधि का शासन, शक्ति का पृथक्करण, लोगों के अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, सारे के सारे जो है वो संविधानवाद की मूल विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में लिखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक हैं। तो बिल्कुल सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके प्रमुख संरक्षण होते हैं। यह देश के किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। यह विधिक सहायता योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और गैर सरकारी संगठनों को धन एवं अनुदान वितरित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही है, सारे सही हैं।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, न कि देशीयकरण। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर आप भारत के नागरिक बन जाए तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, चाहे जिस हिसाब से आप नागरिक बने। अमेरिका में जन्म से या देशीकृत रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, ये भी गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जन्म से जो वहां का नागरिक होगा उसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है। इसलिए ना तो एक सही है और ना तो दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पिछड़े वर्गों के शैक्षिक स्तर और पिछड़ेपन की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई। ठीक है। दूसरा है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम से ओबीसी के लिए शिक्षा संस्थानों में 27% का आरक्षण मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा इस मामले में कि केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग का गठन किया, और सोचिए 1978-77 में किसकी सरकार थी? उस समय मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो ये पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव का समय तो 1991 के आसपास में था। दूसरा हो गया 93वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ओबीसी के लिए शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में सी को शामिल किया, और यह राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया, जिसमें सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27% का कोटा प्रदान किया गया। तो दूसरा कथन सही हो गया, तो इसमें केवल 2 सही है। अगला सवाल है, संविधान में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? ध्यान रखिएगा, एकात्मक विशेषताएं मतलब राज्य को कंट्रोल करती हैं। संविधान की कठोरता, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व में असमानता, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों के विधेयकों पर वीटो। ठीक है, तो इसमें उत्तर जो होगा वो है 2, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 2, 3 और 4, क्योंकि जो पहला है संविधान की कठोरता, ये तो एकात्मक नहीं हो गई, ये तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो गई। ठीक है, या ऐसे बोले कि संघीय विशेषता है ये। ठीक है, वहां पर कठोर कठोर किस्म का संविधान होता है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो जो होता है वो राष्ट्रपति अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है, तो कहीं ना कहीं ये केंद्र की शक्ति दर्शा रही है, तो ये भी एकात्मक विशेषता ही हो गई। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता है, अगर समानता होती तब ये संघीय विशेषता मानी जाती, क्योंकि अमेरिका में समानता है, भारत में असमानता है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं से केंद्र अपना नियंत्रण राज्यों पर भी रखना चाहती है, वहां की ब्यूरोक्रेसी पर, तो इसको भी आप मान सकते हैं। तो केवल 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित भारत के संविधान, एक मिनट, इसको चलिए इसको समझते हैं। भारत के संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 1947 में हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा। तो आप ध्यान से समझिए, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक 1947 में ही हुई थी, नवंबर 1947 में। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर ना होकर के राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान का सदस्य नहीं रहा, ऐसे नहीं है। जब भारत स्वतंत्र हुआ या भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो मुस्लिम लीग भारत के हिस्से में थी उसके सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य बन गए, इसलिए ये भी कथन गलत हो गया। और इसमें पूछा भी वही गया है कि कौन से सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही नहीं है। ध्यान से, दूसरा और तीसरा सही नहीं है, पहला वाला सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। भारत और अन्य देशों में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होती हैं, केंद्र के पास नहीं होती थी। ये कथन गलत हो गया। शक्तियों के विभाजन का वर्तमान प्रणाली के विपरीत भारत सरकार अधिनियम 1935 में केवल संघीय और प्रांतीय शक्तियों का प्रावधान किया गया था, ये भी गलत है।
क्योंकि वहां पर संघीय, प्रांतीय और समवर्ती यह सूची भी बनाई गई थी। ये भी गलत है, तो ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अधिकारों के संबंध में बात की गई है, तो सीधी बात है कि अधिकार ऐसे दावे होते हैं जिन्हें समाज द्वारा वैध दावे के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 4A में निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य का उल्लेख है? काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रदान करना है, तो राज्य का काम हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का प्रयास करना, बिल्कुल सही है, मूल कर्तव्य है, ये राज्य का है और ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, एफडी है। और सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी प्रदान करना, ये तो डीपीएसपी है, ये भी डीपीएसपी है। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका अनुसरण करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आप इसी हिसाब से समझ लीजिए कि दूसरा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका विधायिका पर जवाबदेह नहीं है, ये भी गलत है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, ये भी गलत है। मंत्रिपरिषद के सदस्य आमतौर पर एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन के होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल 4 ही सही है, इसमें तो कोई बहुत दिमाग लगाना नहीं है, आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अंतिम सवाल पर आते हैं। इन सुधारों ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, इसमें बात करी गई है, इन सुधारों ने मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा पेश की, बिल्कुल सही है। इसने केंद्रीय विधान परिषद को गैर आधिकारिक बहुमत की अनुमति दी। ठीक है, तो गैर आधिकारिक बहुमत जो है उसकी अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, दूसरा है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्यों को बढ़ाया। ठीक है, तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो केवल 2। ठीक है, मतलब कितने सही है? 2 सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आज का आपका पूरा एक्सप्लेनेशन 50 क्वेश्चन का समाप्त हुआ, और जो बचे हुए 50 और सवाल हैं उनके लिए एक और पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।